हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2021 में जो इंडिया से स्टूडेंट पीजी करना चाहते हैं पर्टिकुलर ब्रांच से, उन स्टूडेंट को इंडिया में कितने पैसे खर्च हो सकते हैं पीजी करने के लिए, और साथ में आपके नीट के रैंक के आधार पे आपको किस तरीके से का बजट जा सकता है ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज। और तीसरी बात कि आपको सिक्योरिटी अमाउंट किस तरीके से आपको अरेंज करके रखना होगा ताकि आपको काउंसलिंग के दौरान पता चले कि आपको सिक्योरिटी अमाउंट कितना देना है पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर काउंसलिंग में। और साथ में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना होगा काउंसलिंग के दौरान, इस चीज़ों को जानना काफ़ी आवश्यक है। अभी के डेट में जो पीजी का एडमिशन होता है या एमबीबीएस का एडमिशन होता है, ये पहले से बिल्कुल इजी हो गया है और आसानी से लोगों को एडमिशन हो जाती है। और इसमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट भी नहीं लगता है जिस तरीके से पहले के डेट में जो लगता था। क्या बोलते हैं, फ़ी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा मनी लगते थे जिसको डी पार्ट बोलते थे, डोनेशन पार्ट। तो ये डोनेशन पार्ट भी बहुत कम रेयर केस में ही ली जाती है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको किस रैंक पे आपको आसानी से कौन से ब्रांच मिल सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। इससे पहले मैं बता दूं कि जो डोमिसाइल स्टूडेंट होते हैं, जो पार्टिकुलर स्टेट के लिए काउंसलिंग करते होते हैं, उन स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है कैटेगरी में भी, और ऐसे भी नॉर्मली ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी जो वीडियो में जिक्र करूँगा उसको जानने के बाद आप लोगों को समझ में आएंगी। बजट जो डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ़ सीट पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने क्वालिफाई किए हुए हैं, कितने हाई रैंकर स्टूडेंट हैं। जो हाई रैंकर स्टूडेंट और साथ में आपको जो नंबर ऑफ़ सीटें हैं वो अगर ज़्यादा हो जाती है स्टूडेंट के कंपेयर में पिछले साल के अकॉर्डिंग, तो आपको कम से कम स्कोर में सीट मिल सकती है और बजट पे भी देखने को असर मिलेंगे। इंडिया में 2020 में टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे वो थे 1,67,102। अगर उसका कंपेयर इस साल किया जाए तो इस साल लगभग 10,000, लगभग अप्रोक्स 10,000, 8,784 स्टूडेंट एक्स्ट्रा रजिस्टर्ड हुए हैं। टोटल अगर बात किया जाए तो 2021 में 1,74,806 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। अब क्वालिफाई कितने होते हैं वो तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन 2020 में जो क्वालिफाइड स्टूडेंट थे वो थे 89,549 स्टूडेंट थे, वो क्वालिफाई हो चुके थे। ठीक है, तो इसके आधार पे भी और टोटल नंबर ऑफ अगर सीट का बात किया जाए तो लगभग 4 से 5,000 सीटें एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई है इस साल। अब पिछले साल इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हुई थी और भी चांसेस है सीट इंक्रीज होने का। ये तो जब तक काउंसलिंग के लास्ट मोमेंट तक भी सीटें ऐड होते रहती है। तो मेन जो डिपेंड करेगा वो नंबर ऑफ़ सीट और क्वालिफाइंग स्टूडेंट कितने हैं। क्वालिफाइंग स्टूडेंट से ज़्यादा जो रोल अदा करेगा वो करेगा हाई स्कोर वाले स्टूडेंट कितने हैं, ताकि उनको गवर्नमेंट सीट किस तरीके से मिलेगा, किस रैंक पे मिलेगा। तो इस वीडियो में गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड ये तीनों को बताने वाला हूँ कि कैसे मिलेगा, किस रैंक पे मिलेगा, क्या बजट जाएगी प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए कितने नंबर पर मिलेगा, डीम्ड के लिए कितने बजट जाएंगे, ब्रांच वाइज बताऊंगा और साथ में कैटेगरी वाइज भी कुछ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि इतने स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं। पिछले साल जो क्वालिफाई हुए थे 89,549 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे और टोटल जो नंबर ऑफ सीट था लगभग 40,000 के नियर अबाउट सीट था। तो सीट और क्वालिफाई कैंडिडेट के बीच में जो रेशियो था वो 1:2 का रेशियो था। हर दो स्टूडेंट पे एक सीट बच रहा था, यानी कि लगभग सभी स्टूडेंट को सीट मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं पीजी में। हर एक सीट के लिए 2 स्टूडेंट थे। ठीक है, इस बार इसी के नियर अबाउट होंगे। अब मैं बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है क्या 1:2 का जो रेशियो है ये क्या प्राइवेट कॉलेज पे भी लागू होता है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। ये 1:2 का जो रेशियो है वो प्राइवेट कॉलेज में लागू होता है, लेकिन सभी प्राइवेट कॉलेज में लागू नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जो डोमिसाइल स्टेट है, यानी कि जहाँ की आपके डोमिसाइल है, जिस स्टेट, जो स्टेट डोमिसाइल स्टेट है उसी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहां से यूजी किए हैं। जैसे गुजरात हो गया, गुजरात डोमिसाइल स्टेट है। इसके बाद महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टेट है, मध्य प्रदेश भी डोमिसाइल स्टेट है, तो उड़ीसा डोमिसाइल स्टेट है। तो इस तरीके से जो डोमिसाइल, पंजाब डोमिसाइल स्टेट है। तो डोमिसाइल स्टेट का जो प्राइवेट कॉलेज है उनके सीटों के लिए 1:2 का रेशियो नहीं लगता है, वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती नज़र आती है।
और कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जो अलाउ करते भी है आउटसाइडर स्टूडेंट के लिए, लेकिन उसके लिए लिमिटेड सीटें होती है और फी स्ट्रक्चर भी किसी किसी स्टेट का काफ़ी हाई होता है। यानी कि ये कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ ही अलाउ होती है, यानी कि टर्म एंड कंडीशन के साथ साथ ही उन लोगों को परमिशन मिलती है काउंसलिंग के लिए किसी डोमिसाइल स्टेट में या किसी पर्टिकुलर स्टेट में। तो इन सारे विषय को जानने का आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी बात है। अगर नहीं जानते हैं तो आने वाले दिन में नुकसान ही हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में महाराष्ट्र में जो आउटसाइडर स्टूडेंट के लिए एलिजिबिलिटी तो दी गई है पिछले साल, लेकिन सिर्फ इंटरनल कोटे के सीट के लिए, यानी कि वहाँ का फ़ी है काफ़ी महंगा है। राजस्थान में भी जो एलिजिबिलिटी मिली है तो इसके लिए भी मिला है मैनेजमेंट कोटे के सीट के लिए, तो ये भी थोड़ा सा हाई पड़ जाता है, कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन कर्नाटका में आपको दिया गया है, कर्नाटका भी ओपन स्टेट है तो कर्नाटका में लिमिटेड सीट है, लिमिटेड सीट पे ही आउटसाइडर स्टूडेंट वहाँ पे फाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक स्टेट में जो है कुछ रूल होते हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ की आप फुल्ली 100% सीटों पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई आपके लिए लिमिट नहीं है। अब कुछ इसी बीच में माइनॉरिटी कॉलेज भी आते हैं। इस माइनॉरिटी कॉलेज में जो होता है 30 to 40% सीट होती है, वही ओपन होते हैं। बाकी के सीट होते हैं वो माइनॉरिटी के लिए होते हैं। जिस माइनॉरिटी से, अगर मान लीजिए मुस्लिम माइनॉरिटी से, तो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड होता है। सिख माइनॉरिटी का है तो सिख माइनॉरिटी के लिए रिजर्व होता है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए है तो क्रिश्चियन के लिए रिजर्व्ड होता है। जैन माइनॉरिटी के है तो जैन माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड होता है। बाकी 50%, अब बाकी की जो 30 to 50% सीटें होती है वो ओपन होती है। वो हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट, हर एक समुदाय के स्टूडेंट उसके लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सारे जगहों पे, इन सारे सिस्टम में, इन सारे स्थिति में आप लोगों को 1:2 का रेशियो फॉलो नहीं की जाती है। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बिल्कुल आसान होता है, लेकिन इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हाई होता है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो क्वालिटी वाइज बिल्कुल वीक है। तो इनके बारे में भी आपको बारीकी से जानना काउंसलिंग के समय काफ़ी ज़रूरी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में इस बार कुछ सीटें बढ़ने के भी चांसेस है। और दूसरी बात, आप लोगों को मैं कंटिन्यू बताते आ रहा हूँ कि आपका नीट का स्कोर जितना अच्छा होगा बजट उतना ही कम होगा। आपको सबसे अच्छा अगर स्कोर आता है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएंगे, यानी कि कम से कम फ़ी में आप पढ़ लेंगे। 5,000, 10,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख के बजट में पढ़ लेंगे यदि आपको अच्छा नीट स्कोर है। लेकिन आपको जिस तरीके से स्कोर नीचे डाउन होते चला जाएगा उसके आधार पर ही आपको फ़ी भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को जानना जरूरी है। यदि आपको नीट स्कोर बिल्कुल कम है तो आपका बजट बिल्कुल हाई हो जाएंगे, लेकिन आपका नीट स्कोर काफ़ी हाई है, अच्छा है, तो आपको बजट है वो लो हो जाएंगे। इन कंडीशन को जानना काफ़ी ज़रूरत है। समय है, अभी भी अच्छे से तैयारी की जाएगी तो हो सकता है आपको अच्छा रैंक आ जाएगा। जब अच्छा रैंक आ जाएगा तो आपको लो बजट के कॉलेज मिल सकती है। चलिए, यहाँ पे आपके नीट के रैंक के बिहेव पे, नीट पीजी के रैंक के आधार पे आपको क्या बजट जा सकती है, इसको मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड का क्या बजट जाएगा, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ कॉलेजेस को। तो चलिए मैं जानता हूँ कि आपके रैंक के आधार पे कैसे कॉलेज मिलेंगे, क्या गवर्नमेंट मिलेंगे, प्राइवेट मिलेंगे या डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेंगे। कैटेगरी 1, देखिए आप लोगों को एक कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 में जो स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक जिनका आता है 202 10 थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हो गया है, जिनका 200 to 10 के बीच में नीट रैंक आता है, ऑल इंडिया रैंक आता है, तो वैसे स्टूडेंट का जो बजट जा सकती है वो 10,000 to 3 लाख के बीच में जा सकता है। 10,000 to 3 लाख का पूरे बजट जा सकते हैं। ये सिर्फ मिल सकता है आपको गवर्नमेंट और डीएनबी हॉस्पिटल में। आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा, ये नॉर्मल काउंसलिंग से। ठीक है, लेकिन आप अगर एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो इसमें आपको लगभग सेम ही कंडीशन होगा, क्योंकि आपका रैंक काफ़ी अच्छा है। इसमें ब्रांच में थोड़ा बहुत डिफ़र देखने को मिलेगा। जो ब्रांच आपके लिए काफ़ी अच्छा है उस ब्रांच को आप एनालाइज नहीं कर पाते हैं। आपको जो कॉलेज अच्छा होना चाहिए वो कॉलेज को आप अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं। तो आप एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, बेस्ट हॉस्पिटल मिल सकता है। ठीक है, तो ये था आपको कैटेगरी 1 में आपको बताया। तो इसमें एक्सपर्ट काउंसलिंग से जो आपको बेनिफिट होगा वो मिलेगा कि टॉप मोस्ट कॉलेजेस मिलेंगे और अच्छे ब्रांच मिलने के चांसेस बन जाएंगे। कैटेगरी 2 में जो मैंने जो बनाया है रैंक जो बता रहा हूँ, जिनका ऑल इंडिया रैंक 10,000 to 25,000 ऑल इंडिया रैंक आता है,
वैसे स्टूडेंट का अगर नॉर्मल काउंसलिंग करते हैं तो उनका बजट जा सकता है 12 लाख टू 35 लाख, 12 लाख टू 35 लाख। बाकी इसमें गवर्नमेंट सीट भी मिलने के चांसेस बनेंगे। जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट को जो होता है लोअर क्लिनिकल ब्रांच मिलेंगे, ईएनटी एनेस्थीसिया जैसे सीट मिलेंगे। अदरवाइज आपको प्राइवेट की तरफ मूव करना होगा, तो जो प्राइवेट का फी होगा वो 12 लाख टू 35 लाख। बाकी अगर बात किया जाए एससी एसटी को बात किया जाए तो एससी एसटी के लिए कहीं ना कहीं इस रैंक पे भी गवर्नमेंट सीटें मिल सकती है, हायर क्लिनिकल ब्रांच भी मिल सकती है। लेकिन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो बजट है वो 12 लाख टू 35 लाख हायर क्लिनिकल ब्रांच के लिए जा सकती है। और बाकी के अगर बात किया जाए लोअर क्लिनिकल ब्रांच के लिए, ये जो लोअर क्लिनिकल ब्रांच में जो आपको गवर्नमेंट सीट मिलेंगे स्टेट काउंसलिंग से ही ज़्यादातर संभव है कि स्टेट का काउंसलिंग करेंगे तो ही आपको ये सीटें मिल सकती है कुछ स्टेट में, ठीक है। बाकी जो जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी के हैं उनको 12 लाख टू 35 लाख अपर क्लिनिकल ब्रांच का, और लोअर क्लिनिकल ब्रांच के लिए उनको 12 लाख टू 20 लाख जा सकता है। वही आप अगर एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो 12 लाख टू 35 लाख का अपर क्लिनिकल ब्रांच मिलेंगे, लोअर क्लिनिकल ब्रांच है वो 7 लाख टू 13 लाख का मिल सकते हैं। यानी कि आपको कहीं ना कहीं 10 से 12 लाख का बेनिफिट देखते हुए नज़र बजट सेफ होते हुए नज़र आएगा, और साथ में आपको अच्छे कॉलेज का भी चांसेस बन जाएंगे। अगला जो कैटेगरी है कैटेगरी थर्ड, इसमें रैंक जो मैं लिया हूँ वो 25,000 टू 60,000 रैंक। इस रैंक में जो अगर नॉर्मल काउंसलिंग करते हैं तो जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 25 लाख टू 45 लाख अपर क्लिनिकल ब्रांच के लिए जो है बजट जा सकती है, और लोअर क्लिनिकल ब्रांच के लिए 16 लाख टू 13 लाख पर एनम का बजट जा सकता है, ये नॉर्मल काउंसलिंग से। लेकिन इसी रैंक पे अगर एससी एसटी की बात किया जाए तो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस बनेंगे, लेकिन हायर क्लिनिकल ब्रांच तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मीडियम और लोअर क्लिनिकल ब्रांच आसानी से इस रैंक पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को मिल सकता है। अब बात करते हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग का। एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो एक्सपर्ट काउंसलिंग से आपको 25 लाख टू 35 लाख का हॉल अपर क्लिनिकल का बजट जा सकता है। वहीं लोअर क्लिनिकल का 7 लाख टू 20 लाख का बजट जा सकता है। यानी कि इसमें भी आपको कहीं ना कहीं 10 टू 12 लाख का आपको बेनिफिट होते हुए नज़र आता है, और अच्छे कॉलेज और अच्छे रैंकिंग का सीट भी मिलने की चांसेस बन सकते हैं। और बाकी एक्सपर्ट काउंसलिंग आखिर होता क्या है, पहले जान लेते हैं कि एक्सपर्ट काउंसलिंग होता क्या है। एक्सपर्ट काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि हम एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट का मतलब आप भी एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट का मतलब होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है, खास करके काउंसलिंग से रिलेटेड और कॉलेज से रिलेटेड, और कॉलेज का बजट, फी, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जो पेशेंट लोड हैं, इन सारे चीज़ों को मिक्सअप करने के बाद आपके पास क्या एक्सपर्ट आप हैं या नहीं एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट आप भी हो सकते हैं, आपके जो टीचर हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर आपके जो फ्रेंड हैं, सीनियर फ्रेंड हैं जो कब से पीजी कर चुके हैं, या फिर पीजी में मतलब एडमिशन लिए हुए हैं पिछले साल या इसके पिछले साल, वो भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन हो जाती है काउंसलिंग के दौरान, ठीक है। तो एक्सपर्ट का मतलब ये होता है कि हर एक चीज़ को एनालाइज करना और सही तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस में जाना। और अगर आपके साथ अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है तो आप हमसे जुड़िए, आप हमसे भी काउंसलिंग के लिए पेड सर्विस हमारे यहाँ है, जिसमें आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग का हर एक प्रोसेस दी जाएगी, और आपको काउंसलिंग बिल्कुल आसान हो जाएंगी, और आसान तरीके से आपको सीट भी मिलेंगे, कहीं आपको भागने और दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। चलिए अब फोर्थ कैटेगरी की बात करें। कैटेगरी 4 में दिया हुआ है कि वैसे स्टूडेंट जिनका ऑल इंडिया रैंक 60,000 से जस्ट क्वालिफाइड है, यानी कि 60,000 से जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, उनको जो नॉर्मल काउंसलिंग से जो बजट जाएगा वो 35 लाख पर एनम टू 65 लाख पर एनम या इससे भी ज़्यादा जाते हुए नजर आएंगे, ये हायर क्लिनिकल ब्रांच के लिए। लेकिन लोअर क्लिनिकल ब्रांच के लिए 20 लाख टू 40 लाख का मैक्सिमम बजट जाएंगे। लेकिन यही आप अगर एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो आपको 30 लाख टू 50 लाख पर एनम का बजट जाएगा अपर क्लिनिकल ब्रांच का। यहाँ पे एक्सपर्ट काउंसलिंग से कहीं ना कहीं आपको 10 लाख टू 15 लाख का सेव होते हुए पैसा सेव होते हुए नज़र आएगा, बेनिफिट होते हुए नज़र आएंगे। वहीं लोअर क्लिनिकल ब्रांच के लिए 20 लाख टू 30 लाख पर एनम जाएंगे एक्सपर्ट काउंसलिंग से। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको 10 लाख का बेनिफिट होते हुए नज़र आ रहा है, और सीट भी अच्छा मिलता है, ब्रांच भी अच्छे मिल जाएंगे।
तो एक्सपर्ट काउंसलिंग का मेरा मानना यही था कि आपको कहीं ना कहीं फ़ी जो आपको लग रहा है एक्स्ट्रा, वो फ़ी भी आपको कम लगेगा। दूसरी बात, जो रैंकिंग के आप सीट चाहते थे वो सीट नहीं मिल पाता है नॉर्मल काउंसलिंग से। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट काउंसलिंग से वो चांसेस बन सकती है। जिन्हें कहीं सीट मिलने की उम्मीद नहीं है, उन्हें उम्मीद मिल जाती है कि हमें सीट मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको ओपन स्टेट से लेके हर एक डिटेल्स दिए हुए हैं, काउंसलिंग प्रोसेस दिए हुए हैं। आप वहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, पेड, और बाकी चाहे तो आप पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप लोग को वीडियो पसंद है, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। थैंक यू।